ये स्थिति है। हमको मतलब भीख मांगना पड़ता है, हमको न्याय मिलता नहीं है। न्याय तो अपने से मिलना चाहिए हमारे मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे सवाल कर रही, मम्मी मेरे साथ इतना गलत क्यों हुआ। रोज 80 हत्याएं हो रही हैं, 77 रेप हो रहे हैं, हर घंटे में 3 रेप हो रहे हैं। यानी उसने फर्जी तरह से वो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लगाकर और बाउंड्री लाइन पे नाबालिग होने का एक लाभ मिला। रोका जाए, आप समझ सकते हैं। मैं डायरेक्ट कुछ नहीं बोलना चाहती। सरकारें कहती हैं कि बच्चों की हिफाजत करेंगे और बच्चों के हिफाजत के लिए बहुत कानून प्रावधान कड़े किए जाएंगे। निर्भया केस एक दिल्ली का हुआ, उसके बाद में भी सरकारों ने बहुत सारे वादे किए, लेकिन आज भी जो बच्चियां हैं उनके साथ हुए अपराध हैं वो कहीं ना कहीं एक न्याय की आस लगाए सरकारी तंत्र की ओर देख रहे हैं। मैं इस वक्त बैठा हूँ एक मजबूर और एक लाचार से परिवार में जिन्होंने अपनी बच्ची को खोया है, और बच्ची का नाम है श्रृंखला। हो सकता है आप लोगों ने श्रृंखला मर्डर केस के बारे में काफ़ी कुछ अपडेट्स पढ़ी होंगी, काफ़ी कुछ न्यूज़ और मीडिया संस्थानों ने इन विषयों को उठाया और बताया है, और मैं उसी केस के संबंध में आज पूरी डिटेल बात करना चाहूँगा। मेरे साथ में उनकी मम्मी है, और ये घटना 4 साल पहले हुई थी, और पूरी घटना कैसे हुई थी, क्या हुआ था, एक बार फिर से आपको एक रिकॉल कराने की कोशिश करूँगा। मैम बताना कि ये बहुत दुख भरा समय होता है इस तरह से बात करना, लेकिन आप फिर से एक बार बताएं कि क्या हुआ था। 13 जून 2019 को बेटी 11th पास आउट की थी और 12th की कोचिंग के लिए जा रही थी, और वो ट्यूशन जा रही थी, घर से स्कूटी से निकली थी, और कुछ ही दूरी पे हमारे भिलाई में मैत्री कुंज के क्वार्टर, मैत्री कुंज कॉलोनी है, उस क्वार्टर के इस एंड में, मतलब इस कॉलोनी के एंड में एक क्वार्टर के सामने वो लड़का इसका वेट कर रहा था, और वो कुछ दिनों से फॉलो किया हुआ था। और वहाँ पर ये जब वहाँ पहुँची तो उसको स्कूटी को आड़े लगा के रोड पे और इसको रोका, और दोनों में कुछ कहा सुनी हुई। उसके बाद उसने अपने पास में लाई हुई कुल्हाड़ी जो अपने पास से घर से लेके आया था, उस कुल्हाड़ी से उसने उसके सिर पे वार कर दिया, और वार इतना तेज़ था कि उसके अंदर ब्रेन तक में मतलब पूरा ब्रेन डेड हो गया था। और वो मतलब 1-2 दिन बाद, और वह गिरी थोड़ा सा घर की तरफ, जितने कॉन्शियस रही होगी तो घर की तरफ भागी और गिरी। उसके बाद वहाँ से वो घसीट कर 150-200 करीब फीट घसीट कर उसको पैर के बल घसीट कर लेके गया रोड में, धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर में, तो उसकी पीठें छिल गई थी और उसके पूरे बाल के गुच्छे बने हुए थे, इतने बाल के गुच्छे बने हुए थे जिस कंडीशन में जब मैंने देखा था, और उसमें पूरा कचड़ा और धूल वगैरह था, और घसीट रहा था। और फिर जैसे ही कोई आता था, हॉर्न बजाता था, गाड़ी क्योंकि आड़े रखा था तो रुक जाता था। कभी उसके मुंह पे कपड़े डाल के उसके ऊपर लेटा पाया गया, कभी क्या कहते हैं, मतलब इस तरह से उसने छुपाने की पूरी भरपूर कोशिश की। और ऐसा भी किसी ने बताया कि उसके ऊपर मुंह पे कपड़ा डाल के और उसके ऊपर लेटा भी पाया गया। तो मतलब ये कि वो छुपा रहा था, या तो कोई गलत देख के निकल जाए, कोई बोले ना और वो पता ना चले कि ये कौन है करके, इस तरह से उसने भरपूर। और मैंने तो स्पॉट देखा था तुरंत, तो वो जहाँ जहाँ रुका था, और ऐसे भी घसीटा हुआ बहुत ब्लड था, और जहाँ जहाँ रुका था वहाँ मतलब खून का ढेर लगा हुआ था, और उसकी ब्रेन का मटेरियल भी मतलब धरती पे पड़ा हुआ था। मानसिक दिवालियापन है एक तरह से। और जैसे श्रृंखला को इस हालत में देखना, और आपकी बेटी है और आप लगातार संघर्ष कर रही हैं उसके न्याय के लिए, उस न्याय के विषय में आगे बात करेंगे। ये समझना चाहूँगा कि श्रृंखला ने कभी इस चीज़ की चर्चा घर पे की थी कि मुझे इस तरह से एक कोई शख्स है या एक लड़का है जो इस तरह से रोज़ या कभी कभी मुझे इस तरह से फॉलो करने की कोशिश करता है, मुझे परेशान कर रहा है, मुझसे अपनी बातें मनवाना चाहता है, इस तरह से कभी घर में कुछ बातचीत हुई थी? हाँ, वो बीच में क्योंकि हम लोग काफ़ी दिनों तक, मैं 11th उसको काफ़ी दिनों तक मतलब हाफ़ ईयरली के बाद तक खुद ही स्कूटी से छोड़ कर आती थी, और हस्बैंड उसको शाम को लेकर आते थे। तो अब तक तो ऐसा कभी चांस नहीं था। वो 1-2 महीने से ही खुद ही बोल कर कि अब तो मैं 12th में जा रही हूँ, मुझे स्कूटी दे दो,
तो अच्छे से चलाने लगी थी, मुझको बैठाल कर भी चलाने लगी थी, तो मैंने उसको दे दिया। कभी ऐसी आशंका तो नहीं लगी, लेकिन वो कुछ जब जाने लगी तो कुछ दिनों से बोलने लगी कि मम्मी एक लड़का है और मुझे भिलाई होटल के पास फॉलो करता है, यानी भिलाई सिविक सेंटर कोचिंग जाती थी, वहाँ पर उसको फॉलो करता था। तो मैंने उससे इंक्वायरी की थी कि तुम्हारे साथ पढ़ता है क्या, कोचिंग में है क्या? तो कोचिंग में बोली कि कोचिंग में नहीं है, लेकिन 11th में जब हमने सब्जेक्ट लिया तो उसमें वो आया, क्योंकि ये टॉपर लड़की थी तो टॉपर सेक्शन बना हुआ था, तो ये टॉपर सेक्शन में थी, तब तक तो वो नहीं था। और जैसे ही 11th में सब्जेक्ट लेने के बाद वो आया तो इसने बताया कि लेकिन मम्मी वो मतलब निकल चुका है, ट्रांसफ़र का शायद सर्टिफिकेट लगाया था और शायद उसका ट्रांसफ़र हो गया। तो हमने भी यही सोचा कि तब मैंने बात किया कि हो सकता है ये 20 सेशन में तो कोई निकलता नहीं है, और वो 20 सेशन में निकला था, हाफ ईयरली या के पहले ही निकला था। 20 सेशन में तो कोई यहाँ के लिए निकलता नहीं है, क्योंकि हम लोग भी मतलब गवर्नमेंट जॉब वाले थे पेरेंट्स, तो ये आइडिया था कि 20 सेशन में ट्रांसफ़र वाले ही जाते हैं, क्योंकि कहीं एडमिशन नहीं होगा। तो मैंने उससे चर्चा किया कि शायद ट्रांसफ़र होगा, आ गया होगा कहीं 20 से। तो और जैसा उसने सर्टिफिकेट वास्तव में लगाया था, बाद में हमने इंक्वायरी की तो सर्टिफिकेट उसका ट्रांसफ़र वाला, जबकि उसका बाप बीएसपी में है, और बीएसपी एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र जल्दी नहीं होता, बहुत ऊंची पोस्ट में वो रहते हैं ऑफिसर्स, तो उनके ट्रांसफ़र होते हैं। तो वो अभी भी उस समय भी कार्यरत था और अभी भी कार्यरत है, यानी उसने फर्जी तरह से वो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लगा कर और स्कूल से अपना वो लिया था। इस केस में नाबालिग होने का और बहुत ही बाउंड्री लाइन पे नाबालिग होने का एक लाभ मिला, कानूनी जो मदद उसको मिल गई और ज़मानत हो गई। और उसके बाद जो एक मानसिक स्थिति है वो माता पिता की और घर परिवार की इस तरह से हतोत्साहित हुए जिस तरह से उसने हत्याकांड को अंजाम दिया, जिस तरह से उसने मोटस ऑपरेंडी दिखाने की कोशिश की कि मारने के बाद वो तरह तरह की एक्टिविटी ऐसा करता रहा कि कभी कोई एक्सीडेंटल केस वो शो कर सके, कभी ऐसा लगे कि उसने कुछ किया नहीं है, लेकिन अपने आप को बचाने की उसने हर संभव कोशिश की और पूरा वही दिमाग लगाया जैसा कि एक क्रिमिनल माइंडेड व्यक्ति, एक वयस्क क्रिमिनल करता है, उस तरह से पूरा उसने अपने माइंड को लगाने की कोशिश की। मैम, ये लड़का ऐसा सुनने में आया या बातों में या और भी जगहों पे पढ़े हैं कि इस तरह से ट्रेस हुआ कि कुछ लोगों ने उसकी एक्टिविटी को महसूस किया और उसको कहीं कहीं बैठे हुए देखा। जब वो नकाब बांधकर किसी रास्ते पे बैठा हुआ मिला तो वहाँ से कुछ लोगों ने, क्योंकि ये एक प्रकार से ब्लाइंड था कि कैसे पकड़े उसको। नहीं, वो उस स्पॉट पे खड़े देखा गया और उन्होंने बयान भी दिया है। जस्ट वो 3 बजे बेटी निकलती थी और उसके 3 बजने में 10-15 मिनट पहले जो निकले उन्होंने बयान भी दिया है और वो वहाँ पर खड़ा पाया गया। यानी पहले भी देखा है लोग, और बेटी को छुपाने के बाद भी वो बेटी को घसीटा और घसीट के ले जाके उस घर के पीछे एंडिंग में क्वार्टर के पीछे छुपा दिया था। और उधर उसके थोड़ी ही दूर पे 3 तरफ से रोड आती है। अगर वो बिना स्कूटी लगाए अगर उस बेटी को वहाँ लिटाया होता तो वो शायद दूर से दिख जाती कि कोई यहाँ पड़ा है, तो उसने उस साइड को स्कूटी को आड़ा लगा दिया था ताकि ये पड़े वहाँ पर दम तोड़ दे। और जैसा कि डॉक्टर पीएम और रिपोर्ट या डॉक्टरी बयान मतलब जो भी मुलायजा हुआ उसके हिसाब से उसके हार्ट में अंदरूनी चोट थी और पसलियाँ टूट के टकरा रही थी, यानी उसने वहाँ पर लात मारा है। क्योंकि मैंने देखा था बेटी को ऊपरी कोई भी खरोच, मतलब छाती पर ऊपरी खरोच नहीं था, वहाँ पर उसने उसको लात मारा है। तो मतलब उसने भरसक छुपाने का उसका उद्देश्य यही था कि ये वहाँ पे पड़ी मर जाए। और बेटी की स्कूटी लॉक करके और चाबी लेकर फेंक दिया था, क्योंकि चाबी मुझे नहीं मिली, बाद में भी नहीं दिखाया गया, और चाबी फेंक दिया था। पुलिस आई, 112 को किसी ने कॉल किया तो पुलिस आई तो डिक्की का ताला तोड़कर, क्योंकि बेटी को तुरंत उन लोग आईसीयू में पहुंचाए और वापस आए, फिर मुझे डिक्की का ताला तोड़कर और लर्निंग लाइसेंस जो था बेटी का उससे कॉल किए थे। तो उसकी कोई भी मतलब ये बहुत ज़्यादा सातिर अपराध
अपराधी है, बहुत ज़्यादा शातिर अपराधी है। कोई भी इंसान खून देखकर डर जाता है, जानवरों को चोट लगती है तो घबरा जाता है, देखता है उसकी वो करता है। ये इतना शातिर अपराधी है कि मारने के बाद भागा नहीं। इसने जो जितनी प्लानिंग करके आई थी कि मेरे को ऐसे ऐसे इस जगह पे छुपाना है, और वो प्लानिंग करके वहाँ वेट कर रहा था, उसको पूरा किया। और वो बाद में भी यहाँ देखा गया, बाद में जब रात में वो हम लोगों को रेफ़र कर दिया गया वहाँ रामकृष्ण में, तो यहाँ पे कॉलोनी में लोग खड़े हो के बात कर रहे थे, तो सिर पे इतनी गर्मी में, क्योंकि ऐसा ही इतनी ही गर्मी थी, इस गर्मी में वो स्कार्फ ऐसे बांध के, सिर्फ मुंह खुला था, स्कार्फ बांध कर यहाँ पे एक दो लोगों से पूछा, एक दो भीड़ में कि क्या हुआ, तो बताए, तो बोले हाँ यहाँ मतलब घर भी कंफर्म किया कि यही घर है ना करके, तो बोला हाँ तो तुम जानते हो क्या, तो बोला कि नहीं मैं यहाँ सुना तो आ गया। फिर बाद में जब अरेस्ट हुआ तो लोगों ने बोला कि हाँ यही तो था जो पूछताछ कर रहा था। मैम, जिस तरह से उस लड़के को एक कानूनी मदद मिल गई और उसको कुछ ही दिन का नाबालिग था वो, जो जितने दिन उसके बालिग होने में बचे थे, इस तरह से आपको जैसे भारतीय जो संवैधानिक प्रोसेस है उसके मुताबिक जैसे कई अमेंडमेंट्स आए हैं, और उसके अलावा जब ये इस तरह से होता है और एक माता पिता के दिल पे और एक समाज पे भी, हम पे भी, आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आप हमें भी ये सुनकर, और जब भी आपकी इंटरव्यूज़ देखा है मैंने, तो मुझे भी इन चीज़ों को सुनकर बहुत एक अपने आप से गुस्सा आता है। और इन चीज़ों के विषय में हम भी चाहते हैं कि कानून में कड़ा संशोधन होना चाहिए। आप इसको किस रूप में लेती हैं कि कानून में मतलब जो संशोधन है वो कितना अपराधियों को शह दे रहा है आज, और क्या बदलाव होने की आप अपेक्षा रखती हैं कि एक बड़े अपराधी और बड़े क्रिमिनल और एक ब्रूटली मारने वाला, उसकी सज़ा मुकर्रर तय होनी चाहिए? इसके लिए आप भी अपील कर दीजिए, और आप क्या सोचती हैं? बहुत मतलब ये ना बहुत लंबा प्रोसेस है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अब बेटियों की हत्या, सिर्फ बेटियों की हत्या और बेटियों के लिए एक कोर्ट बना देना चाहिए, क्योंकि हर रोज़ 80 हत्याएं हो रही हैं, 77 रेप हो रहे हैं, हर घंटे में 3 रेप हो रहे हैं। यानी कितनी ज़्यादा बेटियों को एक कोर्ट की ज़रूरत है, और बना है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना है, लेकिन इसमें ना मतलब ये कहीं भी, मुझे ऐसा लगता है, अंदर से मनन करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं भी कुछ भी बना दिया जाए। वो जो फाइलों का खेल है अपने देश में, फाइलों का खेल किस तरह से रोका जाए, सम्मान और दुनिया भर के जो खेल होते हैं ना, उस फाइलों के खेल को कैसे रोका जाए, आप समझ सकते हैं। मैं डायरेक्ट कुछ नहीं बोलना चाहती, वो उसको उसमें बहुत बड़ी किसी तरह का मानसिक दबाव भी है आपके ऊपर? नहीं, मुझे कोई मानसिक दबाव नहीं, मैं कोई भी काम नहीं करना चाहती। मैंने इतना 4 साल से अपनी अपील करती रही हूँ, लेकिन मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहती कि जो मैं कानून का उल्लंघन करूँ या अपने देश में किसी भी मतलब किसी भी कानून या नियम का उल्लंघन करूँ। अपने मैं हर कानून और कायदे में रहकर बात करना और कोई भी धरना प्रदर्शन करना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या बेटियों की हत्या हो और पता चले तो पहले से तैयार हो जाना चाहिए हमारे देश में भीख मांगने के लिए, न्याय की भीख मांगने के लिए। क्या हमको न्याय मिलना नहीं चाहिए, हमको न्याय की भीख मांगना चाहिए? मतलब हमारे देश में ये स्थिति है कि बेटियों की हत्या हो गई तो एक पहला दिमाग में आता है कि कैंडल लेके खड़े हो जाओ, धरना प्रदर्शन करने लगो। ये स्थिति है, हमको मतलब भीख मांगना पड़ता है, हमको न्याय मिलता नहीं है। न्याय तो अपने से मिलना चाहिए, हमारे देश की बेटी है। राजनेताओं की इच्छा शक्ति भी ऐसा लगता है मर सी गई है कि जो राजनेता कहते हैं कि हम छोटी छोटी समस्याओं के लिए, जनता के लिए खड़े हैं। अब अगर कानून में संशोधन होगा तो यह स्वाभाविक सी बात है कि वो एक संसदीय प्रक्रिया है, और अगर चुने हुए जन नेता इन विषयों को अगर गंभीरता से संसद में नहीं रखेंगे तो कानून कैसे बनेगा? तो आपको भी ऐसा लगता है कि संवेदना जो है नेताओं की, जो जिम्मेदार हैं, उनकी भी मर सी गई है? अब संवेदनाओं के लिए क्या बोलें, संवेदनाएं जब अपने ऊपर, मेरे को लगता है कि अपने ऊपर गिरता इस तरह की गाज ना, तो अपने आप सब संवेदनाएं जाग जाती। और ये तो सब कुर्सी का खेल है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि संशोधन थोड़ा हुआ भी निर्भया कांड के बाद कि 16 अबव वालों के लिए एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा, उनकी क्राइम को देखकर, कैसे किस तरह का क्राइम है हत्यारों का, वो क्राइम देखकर अगर आप क्राइम साबित करिए, फिर आप करते रहिए कोर्ट में क्राइम साबित, और सब पता चलता है कि ये साबित तो हो रहा है ये लेकिन उसमें भी पॉइंट ज़्यादा पॉइंट में बचने के लिए अपराधी को मिलता है, और बहुत कम वो रहते हैं
साबित करने के लिए, और उसको जो साबित करते करते आप करते रहिए फिर 4 साल तक। जब इतना विलम्ब होगा तो सबसे पहली वो सज़ा तो घर वालों को ही, जिसकी बेटी की हत्या उसी को मिलती। देर से न्याय मिलना ही एक सबसे बड़ी सज़ा है। एक पहली सज़ा तो भुगत ही रहे हैं अपनी बेटी को खोकर, दूसरी सज़ा ये है कि अभी तक न्याय नहीं मिला, मतलब देर से न्याय मिलना ही एक सज़ा है। तो संशोधन तो होना चाहिए और उस पर बहुत मनन चिंतन, मुझे तो लगता है एक ऐसी कमेटी बनानी चाहिए बेटियों के लिए कि जो उस पर बिल्कुल त्वरित और सही निर्णय ले। आपने लंबा अपने बच्चे के लिए संघर्ष किया और आप लगातार बच्चे के न्याय के लिए आप मांग कर रही हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही उनके लिए भी एक आवाज़ यहाँ से भी आपके द्वारा हर साल किया जाता है और हर साल लोग आते हैं, समर्थन करते हैं, लेकिन उसका प्रॉपर उस तरह से जैसे आपको अब तक आश्वस्त करना चाहिए था, आपको रिज़ल्ट मिलना चाहिए था, या आपके मनोभाव में जिस तरह से शांति आपको पहुँचनी चाहिए थी, क्या ऐसा लगता है कि कभी अभी आपके साथ होता भी होगा, कभी आपके पास आपकी बिटिया सपने में आती होगी या कहती होगी, आपसे बात होती होगी और न्याय मांगती होगी, इस तरह से भी आपके टच में तो ज़रूर रहती होगी या आपसे जुड़ी तो आज भी होंगी? आपकी जैसे भावनाएं हैं उस भावनाओं को देखकर मैं महसूस कर पा रहा हूँ। नहीं, मुझे तो हमेशा लगता है कि मम्मी मेरे साथ इतना गलत क्यों हुआ। हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे सवाल कर रही, मम्मी मेरे साथ इतना गलत क्यों हुआ। मम्मी, मैं अभी बैनर वगैरह जो टांगने की उस दिन तैयारी चल रही थी, उस बैनर को ही देखी तो मैं बोली कि वो बोल रही होगी कि सोचती होगी कि मुझे और कितना लटकाओगी न्याय मांगने के लिए, मैं और कितने चौक चौराहों पे लटकती रहूँगी इस तरह बैनर पे न्याय मांगने के लिए। तो बहुत कुछ मतलब हमेशा लगता है कि वो इतना बड़ा मतलब एक अगर रहती तो सोचिए कि वो खुद को लगता कि बाप रे बाप मुझे मार डाला और मैं मतलब वो आराम से घूम रहा। कितनी उस आदमी किसी के भी अंदर, मुझे मेरे अंदर भी जागता है कि वो आराम से घूम रहा है और तो पता नहीं कहाँ पढ़ रहा है, एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन लगाता है प्रैक्टिकल का, पता नहीं कितना प्रैक्टिकल होता है प्रैक्टिकल का, और आता ही नहीं है कोर्ट में। तो किसी को भी लगता है कि वो इतना आराम से घूम रहा है और एक बेटी की हत्या हो गई, परिवार वाले तड़प रहे हैं। उस बेटी अगर कोई भी उसकी बहन अगर होती तो शायद वो 10 सवाल करती कि हम लोग के साथ ऐसा क्यों हो रहा, मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों हुआ। उसका भाई है 10 सवाल करता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो कितने सवाल उठते हैं और हर दिन हम लोग टूट के मतलब इसका कोई जवाब ही नहीं है। एक परिवार से इस तरह से सवालात करना और एक परिवार से उसके जख्मों को, हम मीडिया वाले हैं ज़रूर हैं और हमें हमारा कर्तव्य है कि हम आप तक हर बातें, हर दर्द, हर अच्छी बातें आप तक पहुंचाएं, लेकिन कहीं कहीं स्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि सवालात ख़त्म हो जाते हैं और इनके आंसू आपको काफ़ी कुछ बता चुके होंगे। हमें भी सिहरन हो रही है कि हम अब इनको और कितना रुलाएं और कितनी उस दर्द को कुरे दें और उस दर्द के बारे में बात करें ताकि इनके आंसू जो हैं वो और बहते जाएं। तो ये हम और आगे हमारी हिम्मत नहीं है कि इन चीज़ों को कर सकें, लेकिन इन विषयों को सरकार को सोचना चाहिए। हम भी बीच में हमने भी एक मुहिम चलाई थी, हमने भी पूछा था, बच्चों से पूछा था, जो प्रोफेसर थे उनसे बातचीत की थी और कहा था कि जो नाबालिगों की उम्र है उसको कम से कम उसको छोटा करने का तो आप पैरामीटर खड़ा करिए, क्योंकि आज 14 साल 15 साल में कैसे कैसे अपराध लोग कर जा रहे हैं बच्चे, और उन्हें बच्चा बोल के माफ़ी मिल जा रही। इस केस में तो 6-7 दिन की जो एक बाउंड्री लाइन का एज लिमिट है उसके आधार पे उसको जमानत मिल गई। हालांकि अभी कोर्ट की प्रक्रिया है और आपने, हम सभी ने, पूरे देश ने, पूरे विश्व ने ये भी देखा है कि जो निर्भया केस हुआ था उसमें भी एक माँ को इसी तरह से तड़पना पड़ा था, इतनी निर्ममता से उसे मारा गया, रेप हुआ। उसके बाद भी जब वो अदालती प्रक्रियाओं से गुजरती थी और उसके बाद भी जब जिन्होंने क्राइम किया था उनके वकील आकर उनको डराते थे, धमकाते थे, कहते थे कि आपको न्याय नहीं मिलने देंगे। तो इस तरह की जब बातें आ जाए तो लानत है ऐसी सिस्टम पे। और हम तो कहेंगे कि जो राजनेता बड़े बड़ी बात करते हैं, बड़े बड़े देश चलाने की और लोगों को न्याय दिलाने की बात कहते हैं, उन्हें इन जैसे माओ के आंसू आखिरकार क्यों नहीं दिखते? इनके लिए कोई कब निकलेगा, कब बात होगी, कब संसद बैठेगी, कब लोग नेता, दरअसल अपने लिए धरने पे बैठना उनके लिए बहुत आसान होता है, तुरंत कोई उनके ऊपर कार्रवाई होती तो अपने लिए धरना, प्रदर्शन, ये वो सब कर लेते हैं। लेकिन इन जैसी माओं को, जिनसे एक एक वोट की अपील करते हैं और भीख मांगते हैं वोटों का, तो उनके लिए कब कौन निकलेगा? जी, हमारे देश में ऐसा हो रहा है कि जिस स्टेट में
या जिस जगह पे जो घटना हो रही है वहाँ की सरकारें उस घटना को दबाती हैं, क्योंकि हमारी सरकार है, मतलब हमारा नाम खराब नहीं होना चाहिए। और जहाँ अगर दूसरे स्टेट में है तो वहाँ के लिए अगर अपोजिट सरकार है तो वहाँ पर आवाज़ उठाएंगे। वहाँ इतना बड़ा अपने अपने स्टेट को संभालिए ना, और पूरे देश को, जो केंद्र में बैठे हैं उनको पूरे देश को देखना चाहिए। एक दूसरे पे ब्लेम लगाने के बजाय हर दूसरे अपोजिट पार्टी पे ब्लेम लगा रहे, अपोजिट स्टेट में ब्लेम लगा रहे। अपने अपने स्टेट का पहले देखिए, फिर दूसरे पे ब्लेम लगाइए। ये बातचीत में काफ़ी कुछ आप समझ पाए होंगे। और जो जस्टिस सिस्टम है उसके भी लोग अगर देखें तो उन्हें भी महसूस होना चाहिए इन माँ का इस तरह से तड़प, और उस बच्ची की तड़प का एहसास ज़रूर हो रहा होगा। मुझे खुद बात करने में और सीरन सी हो रही है कि उस बच्ची ने कितने कुदाल के वार सहे होंगे सिर पर, और जिस तरह से मारा पीटा गया और जिस तरह से इन्होंने बताया वो सीरन पैदा करने वाला है। लेकिन इस सिस्टम पे हम फिर से एक बार कहेंगे कि सिस्टम जागना चाहिए, जिसको एक सिस्टम इंसान के लिए, लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए, लोगों की सुख सुविधाओं के लिए, लोगों के आंसू पोंछने के लिए बनाया जाता है। वो सिस्टम आखिर कर क्या रहा है, ये सवाल आपके लिए छोड़े जाते हैं। तो आगे हम कोशिश करेंगे कि इस विषय में और भी लोगों से बात करें, और भी जानकारों से बात करें। कानूनन क्या प्रक्रियाएं हो सकती हैं, कानून कितने कड़े किए जा सकते हैं, इन विषयों को भी हम इस खबर में ज़रूर हैं, लेकिन आगे इस खबर की निरंतरता जारी रखने की कोशिश करेंगे। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।